शाम के सेशन में कुछ हम अलग जानने की कोशिश जरूर करेंगे। तो आज के सेशन में हम हमारे शरीर के 7 अंग जो है, या मैं उसे कह सकता हूं कि 7 बॉडीज जो है, या 7 सूक्ष्म शरीर जो है, ओके, जिन्हें हम सटल बॉडीज भी कहते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हम शुरुआत के दिनों से अपना एक ग्राउंड बना लेते हैं, अपना एक बेस बना लेते हैं। अगर हमारा बेस क्लियर हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत आसान होगा इन बातों को समझने के लिए, वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकता है। तो मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करूंगा ताकि हम कंफ्यूजन को कम से कम रखें और बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से इस बात को समझे। तो मैं अपनी स्लाइड्स प्रेजेंट कर लेता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए। जस्ट 2 मिनट दीजिए। अखिल, कैन यू उसकी माई स्क्रीन देख सकते हो? यस सर। ओके, थैंक यू अखिल। ओके, सो आज का टॉपिक जो है, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं बहुत डिटेल में इन 7 बॉडीज के बारे में नहीं बताऊंगा, या हम खुद ही अपने आप, जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा अनुभव ज्यादा गहरा होता जाएगा, तो हम इन बॉडीज के बदले में, या इन 7 जो हमारे अंग है, इनके बारे में बहुत गहराई से समझ पाते हैं। और ये जो बॉडीज है हमारे 7 चक्रों से भी इंटरकनेक्टेड होती है। तो ये हमारे बॉडीज डायरेक्टली हमारे चक्र से या एनर्जी से कनेक्टेड होती है, और इसलिए हमें इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब भी हम इस अध्यात्म के मार्ग पे आते हैं, ध्यान के मार्ग पे आते हैं, तो हमें इस विषय पे थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा, इंट्रोडक्शन टू 7 बॉडीज। लेकिन अगर कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ अच्छी बातें पहले शेयर हो जाए, ताकि माहौल अच्छा बने, हमें कुछ और अच्छी प्रेरणा मिले कुछ और करने के लिए। तो कबीर जी के बारे में जितने कुछ है उतना कम है, उनके दोहें तो हमेशा हमें प्रेरित करते रहती है। और आज के टॉपिक से रिलेटेड मुझे बहुत अच्छा दोहा लगा, इसे लिए मैंने इस यहाँ पर शेयर करने के लिए कोशिश की है कि अगर हम इस बात को बहुत गहराई से समझ पाएंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हमारे आगे के प्रवास के लिए। ओके, सो कबीर जी का ये दोहा ऐसे है: जल में कुंभ, कुंभ में जल। ठीक है, जल में कुंभ, कुंभ में जल, है बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, है बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल ही जल समाना, फूटा कुंभ जल ही जल समाना, यह तथ्य कयो ज्ञानी। ओके, तो उनका कहने का मतलब ये था कि ज्ञानी लोगों ने बहुत कुछ तथ्य कहने की कोशिश की है, और इसको हम गहराई से समझते हैं इन वाक्यों को। अगर लिटरल मीनिंग से अगर हम देखेंगे तो बहुत आसान है कि एक घड़ा है, कुंभ में जाते हैं आप, पानी के तालाब में घड़ा भर लेते हैं, और वो घड़े में भी पानी है, बाहर भी पानी है। अगर घड़ा फूट जाएगा तो सब जगह पानी ही पानी रहेगा। कहने के लिए ये बहुत ही आसान शब्द थे उनके, लेकिन इसकी समझ जैसे जैसे हम इसके गहराई में उतरते जाएंगे तब इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी हमें मिलती है, और हमारे आज के विषय के लिए भी बहुत हमें क्लैरिटी हो जाएगी इस बात से। तो कबीर जी ने ये कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, यानी क्या है कि हम जो है बेसिकली हमारे आजू बाजू में जो भी परम ऊर्जा है, वो परम ऊर्जा ही हम में है। तो हम जो है वो कुंभ है या घड़ा है, तो हमारे अगल बगल में वो परम ऊर्जा है, और हम वो है, वो एक घड़ा है, और हमारे घड़े के अंदर भी वही परम ऊर्जा है। ओके, जिस दिन यानी बाहर भी ऊर्जा है और अंदर भी ऊर्जा है, जिस दिन ये हमारा देह है ये फट जाएगा, यानी ये देह जब हम इसे छोड़ देंगे, ओके, जिस काल में हमारी मृत्यु होगी, तब हमारी ऊर्जा जो है वो परम ऊर्जा के साथ ही उसका मिलन होगा। यानी कहने का मतलब है आत्मा और परमात्मा, जिसे हम अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं या जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, जो मेरे में है वो तुझ में नहीं है, या इस संसार में नहीं है। तो ये बात नहीं है। कबीर जी ने यही बात बहुत गहराई से जानने की कोशिश की और हमें बताने की कोशिश की कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। हम परम आत्मा से आत्मा बने हैं, और ये आत्मा जो है जब भी हम ये शरीर छोड़ेंगे तो ये परम आत्मा के साथ ही मिलन हो जाएगी।
तो हमें ये पता चल गया है कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही रूप है, सिर्फ हम अलग अलग फॉर्म में हैं, हम अलग अलग शेप में हैं, हम अलग अलग जेंडर में हैं। ओके, तो ये सिर्फ हमारा घड़ा है, जैसे कुम्हार जो है वो अलग अलग शेप के घड़े बना लेता है, लेकिन हर घड़े में क्या करते हैं हम, ज्यादातर पानी भर लेते हैं। ओके, वैसे ही हमारे घड़े के अंदर, हमारे शरीर के अंदर वो ही जल है, या वो ही आत्मा है, या वो ही परमात्मा है। छोटे से अगर मैं इसको और थोड़ी से गहराई में समझाने की कोशिश करूं तो बहुत अच्छा मजा आ जाएगा। कि अगर ये समझ लेते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो है ऑलमोस्ट 70% पानी है। अगर हमारे शरीर के अंदर 70% पानी है तो क्या हम पानी हैं? ओके, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो अगर हम पानी हैं तो यानी जो बाहर तालाब में या झील में जो पानी बहता है वो पानी और हम में कोई फर्क है या नहीं है? ओके, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। थोड़ा सा मैं आज दिमाग को थोड़ा सा हिलाने की जरूर कोशिश करूंगा, क्योंकि हम बहुत बार सिर्फ ध्यान करते हैं। थोड़ा सा आज दिमाग को थोड़ी सी एक्सरसाइज देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे शरीर में 70% पानी है, ओके, और इस पृथ्वी पर भी 70% ऑलमोस्ट पानी है। सो हमारे भीतर भी 70% पानी है, पृथ्वी पर भी 70% पानी है। अगर यहां से कोई भी झील या नदी या कोई भी बह रही है तो वो जो नदी बह रही है उसमें जो पानी है और हम में कोई फर्क है या नहीं है? क्योंकि वो पानी अगर है और हम में भी 70% पानी है तो हम और पानी एक ही होने चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा? ओके, अगर अगर मैं इसको और थोड़ा सा बिखर लेता हूं या आसान करने की कोशिश करता हूं कि अगर जो पानी बह रहा है वहां पर बुलबुले होते हैं। ओके, तो वो बुलबुले जैसे निकलते हैं तो वो बुलबुले किसके होते हैं? बुलबुले हवा के होते हैं या पानी के होते हैं? ओके, लेकिन 90% या हर कोई मानेगा कि वो जो बुलबुले बनते हैं पानी में वो जो होते हैं वो पानी से ही बने होते हैं। उनके अंदर कुछ आ जाता है, हवा या कोई भी तत्व, और उसके अंदर से वो पानी जो है वो फूल जाता है और उसमें समझ में आता है कि वो बुलबुला हो गया। उसको हमने अलग नाम दे दिया कि बुलबुला हो गया। यानी क्या हो गया? वो घड़ा हो गया। ओके, अगर कबीर के दोहे से अगर हम चलते हैं तो वो क्या हो गया? कुंभ हो गया। ओके, सो ये कुंभ हो गया, जो बुलबुला बना वो कुंभ हो गया। तो वो बुलबुला जब होता है तो उसे बहुत अहंकार आ जाता है। वो बुलबुला बुलबुला कैसे बात करेगा कि मैं सबसे बड़ा बुलबुला हूं, मैं सबसे लंबा बुलबुला हूं, या मैं सबसे ऊंचा बुलबुला हूं। वो यहां वहां देखेगा तो उसमें क्या आता है कि अरे यार, मुझसे तो बहुत छोटे छोटे बुलबुले हैं। और फिर वो बुलबुला की बुलबुली होती है, बुलबुली की के थोड़े 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 बच्चे भी आ जाते हैं और फिर बहुत तालाब में बुलबुले हो जाते हैं। तो ये बुलबुला का चक्कर जो है वैसे ही कुछ हमारा चक्कर नहीं है कि हम वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो बुलबुला जो है, कि वो जब बुलबुला थोड़ा 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 बड़ा होगा और एक दिन जब फूट जाएगा तो वो क्या होगा? सिर्फ पानी हो जाएगा। लेकिन पानी को पता है कि वो बुलबुला बुलबुला नहीं है, वो सिर्फ पानी है। वैसे ईश्वर को भी पता है, उस आत्मा को भी पता है, उस परम आत्मा को भी पता है कि हम वो बुलबुले हैं सिर्फ। ओके, जो हम यहाँ वहां देखते रहते हैं कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये ऐसे है, वो वैसे है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इस वजह से हम क्या कहते हैं, हम अलग अलग पहचानने की कोशिश करते हैं, हर एक दूसरे को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये बुलबुला फट जाता है तब समझ में आ जाता है कि परमात्मा और हमारी आत्मा एक ही है, हम एक ही है। और ये जो ज्ञान है ये कबीर जी ने बहुत ही सिंपल से सादे से शब्द में इसको समझाया है। इसको और मैंने थोड़े से एग्जाम्पल से, बुलबुला के एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की ताकि वो क्लैरिटी आ जाए कि हम कौन है। अगर ये हमें ज्ञान हो गया तो हमारा इस पथ पर आगे चलने का काम बन गया, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि हम फिर बहुत ही सहज दिमाग से, सहज सोच से और सहज तरीके से अपने मार्ग पर, अपने अंतिम मार्ग तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हमारे बीच में ये पहले ही कंफ्यूजन रहा कि मैं एक बुलबुला हूं, या मैं एक इंसान हूं, या मैं एक शरीर हूं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड हो जाते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है वो एक्चुअली हमारे बॉडीज में होते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 7 बॉडीज के बारे में। तो ये 7 लेयर्स जो है, वो 7 लेयर्स जो है उसमें ये सारी मेमोरी स्टोर होती है। और इस वजह से हमारे इंसान में ये सारे भ्रम निर्मित हो जाते हैं और हम उस
चेतना से कनेक्ट नहीं हो पाते और हमारे बीच में बहुत सारी दीवारें आ जाती है या हम कह सकते हैं ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं और इस तरह से हम अपने आप को पहचान नहीं लेते हैं। तो जैसे जैसे ये ऑब्स्टेकल्स हमारे बीच में से निकल जाती है वैसे वैसे हमारे मार्ग पर हम आगे बढ़ने लगते हैं और हम बुद्ध जरूर हो सकते हैं और हम में से सभी बुद्ध जरूर हो सकते हैं। ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए कि हम में सब कुछ है जो एक बुद्ध में होना चाहिए। सिर्फ ये है कि आज के समय में हमारी सोच उतनी सही नहीं है। हम उस सोच को एक बहुत ही सिंपल करेंगे, जहां कॉम्प्लिकेशन ना हो, जहां क्लैरिटी बहुत अच्छी हो, उस सोच से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हैं। और एक ध्यानी के लिए या एक एनलाइटेंड मास्टर के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है, या आप किसे एनलाइटेंड समझ सकते हैं जहां पर क्लैरिटी होनी चाहिए, जहां पर वो पारदर्शिकता होनी चाहिए, उसके सोच में, उसके विचार में, उसके डिसीजन में कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए। तो एक अच्छे एनलाइटनमेंट गुरु के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। इससे थोड़ा सा एक यानी हटके है टॉपिक से, लेकिन मैं एक थोड़ा सा सुना लेता हूँ कि बुद्ध के जब एनलाइटेंड हो गए और उनको किसी ने पूछ लिया कि तथागत आप जो भी कह रहे हैं वो हमारे शास्त्र में नहीं लिखा है। तो बुद्ध ने उनको क्या जवाब दिया, अगर नहीं लिखा है तो उसे ऐड कर लीजिए, उसे शास्त्र में बना लीजिए। तो ये कॉन्फिडेंस है बुद्ध का कि उन्होंने वो स्वयं वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो ये कहना चाहते हैं कि जो शास्त्र में नहीं है उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। और हमारे 7 शरीर से पहले हमारे उपनिषद में पंचकोश के बारे में कहा गया था, यानी हमारे 5 शरीर के बारे में लिखा गया था। लेकिन जैसे ही बुद्ध अवतार आने के बाद इस शरीर को हमने 7 शरीर बॉडीज बोलना चालू कर दिया, क्योंकि हमें और 2 बॉडीज के बारे में और ज्ञान प्राप्त हो गया। तो इसीलिए पत्री जी हमेशा कहते हैं कि आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, आपको लेटेस्ट चीजें को ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं अपने पथ पर, जैसे ही हम ज्ञान या एनलाइटेंड हो जाते हैं तो हमारी ज्ञान जो है वो और ज्यादा विकसित हो जाती है और हमें और बहुत कुछ समझ में आने लगता है। ओके, सो इस कबीर के दोहे के साथ हम आज का सेशन को स्टार्ट करके आज के विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, तो विषय के ऊपर जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ या आपको कहना चाहता हूँ कि 7 शरीर को समझने से पहले हमें अपने परम ऊर्जा के बारे में जानना बहुत जरूरी है, या आत्म जगत के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि अगर हम 7 शरीर सिर्फ पढ़ लेंगे और हमें परम ऊर्जा का ज्यादा ज्ञान ना हो या हमारे आत्मिक जगत के बारे में ज्यादा ज्ञान ना हो, तो हमें 7 शरीर को कैसे डेवलप करना है या उससे कैसे प्रॉब्लम्स या ब्लॉक्स है उनको कैसे बाहर निकालना है, ये समझ में नहीं आ सकता है, या हमारा ज्ञान थोड़ा सा कम हो सकता है। तो इसलिए हम ये शुरुआत के तौर से, इसीलिए मैंने कहा कि मैं बेस से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, रूट लेवल से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, अपनी क्लैरिटी को और अच्छा कर लें। तो ये परम ऊर्जा या परम आत्मा जिसे हम कह सकते हैं, तो ये परम आत्मा जानने के लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि समझ लीजिए कि परम आत्मा जो है कि एक समुंदर है, एक विशाल सा समुंदर है, उसमें एक छोटी सी मछली समुंदर के नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रही है। ओके, और वो अपना जीवन व्यतीत कर रही है मछली, उसको समुंदर के बाहर कुछ नहीं दिख रहा, उसको सिर्फ दिख रहा है क्या, समुंदर हमेशा पानी, और उसी के अंदर जो जीव है उसमें ही वो रहती है, उसी में वो पली है, उसी में बड़ी हुई है और उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो उसने कभी पानी के बाहर देखा ही नहीं होता है। तो वैसे ही हम हैं। ओके, हम जो है इस परम ऊर्जा में रह रहे हैं और हम इस परम ऊर्जा से ही बने हैं, और इसीलिए हम इस परम ऊर्जा के बारे में बाहर से कुछ सोच भी नहीं सकते हैं या देख भी नहीं सकते इस ऊर्जा को। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, अगर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ समझ के लिए, तो एक सेकेंड, तो मैं इस परम ऊर्जा को ऐसे बता पाऊंगा कि कि मेरे स्लाइड पे मैंने एक चित्र रखा है, तो इस ऊर्जा को ऐसे देख सकते हैं कि एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत ही ब्राइट है
ओके। और बाहर से देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगी वो ऊर्जा। ये सिर्फ समझ के लिए, हम कभी भी ऊर्जा नहीं देख पाएंगे। जैसे वो मछली है, वो पानी के अंदर रहती है, उसके लिए वो पानी ही सब कुछ है। उसको पानी को उसने बाहर से देखा ही नहीं है, इसलिए उसको पता ही नहीं है कि पानी क्या अलग होता है। उसके लिए वही विश्व है, वही उसका संसार है। तो हमारे लिए भी वही है कि हम इस ऊर्जा में बने हुए हैं, हम पूरे ऊर्जा से सराउंडेड है और उसी ऊर्जा से बने हुए हैं। इसलिए हमें ऊर्जा को बाहर से देखना मुश्किल है, लेकिन हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो एक ऊर्जा ऐसी होगी कि बहुत विशाल सी ऊर्जा है, बहुत ही ब्राइट ऊर्जा है जो सराउंडेड है। ओके। और उस सराउंडेड में ऊर्जा के अंदर अगर हम रहते हैं, ओके, तो अगर उस ऊर्जा में अगर हम रहेंगे तो कैसे दिखेंगे? तो उस ऊर्जा के अंदर हम रहेंगे तो कुछ ऐसे दिखेंगे जैसे ये स्लाइड पे दिख रहा है कि हर जगह सिर्फ उजाला ही उजाला है, ऊर्जा ही ऊर्जा है। तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर ऊर्जा क्या है, क्योंकि वो ऊर्जा से ही हम बने हैं। सही है। तो ये ऊर्जा से ही हम बने हैं, इसीलिए हम ये ऊर्जा के साथ ही है। तो हमें इसको ऊर्जा को समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसे देख नहीं पाते, और हम इसे देख नहीं पाते इसलिए हम इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने वो आसान सा एग्जाम्पल दिया कि अगर समुद्र में एक छोटी सी मछली होती है, तो वो छोटी सी मछली के लिए वो समुद्र का पानी जो है वो हमेशा ही उसका विश्व होता है। उसको समझ में नहीं आता है कि मैं पानी में हूँ या मैं पानी में ही रहती हूँ और यही मेरा काम है, यही मेरा जगह है। तो वैसे ही ये हो जाता है कि हमारे लिए ये विश्व में जैसी ऊर्जा है, तो उसी ऊर्जा से बने होने के कारण हमें ये ऊर्जा का पता ही नहीं चलता। और इसी ऊर्जा को अगर हमारे शास्त्र में अगर कहा है, अगर हम शास्त्र को रिलेट कर लेते हैं ताकि हमारे बीच में बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो हमारे शास्त्र में उस ऊर्जा को एक देव के नाम से पुकारा जाता है, और वो 3 रूप के देवों को एक साथ हम इसको बुलाते हैं, जिनको हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ओके। सो ये ऊर्जा एक्चुअली क्या है? ये ऊर्जा है, इन स्वरूप है बेसिकली। तो ये ऊर्जा का काम जो है वो ये है, और इसको हमने अपने शास्त्र में इनको एक देव के नाम से पुकार लिया है। और हर एक इंडिविजुअल को, हर एक देव को एक एक काम भी हमने सौंप दिया है, या हमारे शास्त्र से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसे हम बात कर सकते हैं। तो इसमें कौन से देव को हमने रिप्रेजेंट किया है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो है, इन देवों को से हमारी ये ऊर्जा, वॉइस प्लीज हेल्प, आवाज आ रही है मेरी आशीष वकील? हाँ, आवाज आ रही है। ओके ओके फाइन ग्रेट, ठीक है। तो हमने इस ऊर्जा को रिप्रेजेंट कैसे किया है हमारे शास्त्र में? हमने एक देव के लिए, हमने एक देव के नाम से इस ऊर्जा को स्थापित कर लिया या समझाने की कोशिश की है। और ये देव के 3 स्वरूप हमने बना लिए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। सो ब्रह्मदेव के कुछ काम है, विष्णु अवतार में कुछ काम है, और शिव अवतार में कुछ काम होते हैं। सो ब्रह्मदेव के इस ऊर्जा के स्वरूप में क्या काम होता है कि ब्रह्मदेव जो है बेसिकली ये जगत का निर्माण करते हैं। विष्णु देव जो है वो बेसिकली इसका पालन पोषण करते हैं। ओके। और शिव जी जो है वो है, हम कहते हैं इसका विनाश कर लेते हैं या इसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ओके। सो इसी को अगर हम अंग्रेजी में बोलते हैं तो कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, जिसे हम ज्वाइन कर लेंगे तो वो हो जाता है गॉड। ओके। सो ये गॉड क्या है? वही ऊर्जा है बेसिकली। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे शास्त्र ने उस ऊर्जा को कैसे डिफाइन कर लिया है, और इससे हमें बहुत आसानी हो जाती है इस ऊर्जा को समझने के लिए कि ये ऊर्जा जो है बेसिकली, ये ऊर्जा का काम क्या है? पदार्थ का निर्माण करना, जो हमारे ब्रह्मदेव करते हैं। तो ऊर्जा जो है बेसिकली पदार्थ जो है वो बनाती है। तो वो कैसे होता है कि अगर मैं ये समझूं कि पानी जो है, जो पानी कंडेंस हो जाता है तो क्या होता है? उसका बर्फ बन जाता है। एम आई करेक्ट? तो वैसे ही जो है कि ये ऊर्जा जब कंडेंस हो जाती है तो हमारा शरीर आ जाता है, ऐसे हम मान सकते हैं। ओके। हम ये बहुत आसान तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे बीच में क्लैरिटी हो। ओके। सो ये जो ऊर्जा से शरीर बनता है वो कंडेंस फॉर्म में आ जाता है, तो हमारा ये शरीर बन जाता है। और ये जब हमारा शरीर बन जाता है तो हमारा अस्तित्व बन जाता है।
ओके, तो ये हमारा अस्तित्व अभी समझ में आ गया कि ये ऊर्जा का रूप है। तो हमने वो कबीर के दोहे से शुरुआत इसीलिए की थी कि कबीर जी ने भी यही कहने की कोशिश की थी अपने दोहे में कि हम ऊर्जा से बने हुए हैं और ऊर्जा से ही हम रिलेटेड हो जाते हैं। हमारे बीच में भी ऊर्जा है, हम में अंदर भी ऊर्जा है, बाहर भी ऊर्जा है। ओके, तो अगर इसको और थोड़ी आसानी से अगर मैं कहता हूं कि तो ब्रह्म जी का काम है कि पदार्थ बनाना। समझो ब्रह्म जी ने जो पहला ऐसे कह सकते हैं कि इस ऊर्जा से पहला पदार्थ जो बना रहेगा, ओके, या करने की जो हमारे शास्त्र के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं तो जब शास्त्र के हिसाब से जब पहला पदार्थ ब्रह्मा जी ने इस संसार में बनाया तो उसको पदार्थ बनाने के बाद ओके विष्णु जी ने अपने 10 अवतार लिए। ओके, तो उसमें से 10 अवतार यानी ये पदार्थ की प्रोग्रेशन कह सकते हैं या इवोल्यूशन कह सकते हैं ऑफ द लाइफ। ओके, सो क्या हो गया, पहले उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, फिर उन्होंने कछुए का अवतार ले लिया, फिर वराह रूप लिया, फिर एक शेर का रूप लिया एंड फिर मानव का रूप लिया। तो ऐसे ऐसे जीवन की निर्मिति हो गई और फिर यहां से हमारी निर्मिति का या इस संसार से हो गया और फिर मानव रूप के बाद एक विनाश भी हो गया, एक डिस्ट्रॉय भी होना बहुत जरूरी था और जो भी चीज बनती है उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये जो भी क्रिएशन है वो हमारे शरीर के अंदर रोज चलते रहता है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के अंदर खाना फंस जाता है। ओके, अगर दांतों में खाना फंस जाता है तो होते क्या है, वहां पर थोड़े से बैक्टीरिया फॉर्म होने लगते हैं या सड़न पैदा होने लगती है। तो अगर वो सड़न पैदा नहीं करती है, जब होती है तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें साफ करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या करेगी वो हमारी दांतों की दुनिया का विनाश कर लेगी। सो नेचुरली क्या हुआ है कि हमने बैक्टीरिया की निर्मित भी हुई तो उसको साफ करना बहुत जरूरी हो गया है। तो रोज वो निर्मित भी होती है और वहीं पे वहां डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। वैसे ही हमारे शरीर में बाल भी है, अगर आप देखते हैं तो बाल बहुत रोज बनते भी है और गिरते भी है। तो ये जो रोज होते रहता है, हमेशा होते रहता है, क्योंकि क्या है हमारे अंदर भी होता है, हम भी क्रिएट करते हैं। क्यों कर पाते हैं, हाँ, या क्यों होता है, क्योंकि हम उस ऊर्जा के ही पार्ट है। तो हमारा ऊर्जा का काम ही है क्या, क्रिएट करना, उसको मैनेज करना और उसको डिस्ट्रॉय करना। जब तक वो डिस्ट्रॉय करके फिर से अलग फॉर्म में आ जाता है। डिस्ट्रॉय यानी पूरी तरह से विनाश नहीं होता है, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी फॉर्म बदल लेती है। तो ये जैसे ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जैसे हमारा ये डिस्ट्रॉय शरीर हो जाएगा जिस दिन हम मरेंगे और ये शरीर अगर हमारा जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, जो भी होगा, तो ये शरीर क्या होगा, इसी पंच महाभूतों में उसका विलीन हो जाएगा। तो वो डिस्ट्रॉय हो गया तो भी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, उसने एनर्जी का फॉर्म चेंज कर लिया और वो एनर्जी का फॉर्म चेंज करने के वजह से हमें क्या हो गया है, वो चेंजेस आने दिखने लगते हैं। यहां तक क्लैरिटी है कि क्या होता है। तो इसको और थोड़ा आगे समझते हैं तो हम जानते हैं, मैंने एक बात की कि परम ऊर्जा के बारे में, और सेकेंड बात मैं स्टार्ट में कह रहा था कि आत्मिक जगत के बारे में। तो इस ऊर्जा से बने इस शरीर से, ओके, या इस पदार्थ है हमारा जो शरीर है, ओके, जो हमारा अस्तित्व है, तो अगर मैं इसको और गहराई से समझूं कि इस संसार में उस ऊर्जा में जैसे कि ये पेड़ पौधे हो गए, फिर पशु पक्षी आ गए और फिर मानव आ गए। ओके, तो अगर ये आहिस्ते 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 ऐसे इवोल्यूशन हो गया मैं कह सकता हूं। तो ये अगर हम देखते हैं तो प्लांट किंगडम या पशु पक्षी पेड़ और पौधे के बीच में या पशुओं में मेमोरी नहीं थी। ओके, इन दोनों में क्या हो रहा था कि उनमें वो परम ऊर्जा थी और वो पदार्थ है या चीनी है। तो ये परम ऊर्जा है और पदार्थ है। ओके, और ये पदार्थ के वजह से उसमें एक अस्तित्व आया है। वो अस्तित्व को हम क्या कहते हैं, पेड़ कहते हैं, पौधे कहते हैं, प्राणी कह लेते हैं, ओके, पशु पक्षी इनको कहते हैं। तो इनमें और मानव में फर्क क्या है कि ये सभी में जो है वो समझ नहीं आती है। पेड़ पौधे में समझ नहीं होती है, ओके, पशुओं में समझ होती है लेकिन उनमें मेमोरी नहीं होती है। ओके, तो वो जो भी अनुभव होते हैं उनको संग्रहित नहीं करते हैं। सिर्फ एक मनुष्य जो है उसमें समझ है और मेमोरी है।
तो वो क्या करती है, बेसिकली जो भी उसकी समझ होती है उस मेमोरी को जो है वो समझ को जो है वो संग्रहित करती है। ओके, और ये संग्रहित करके एक जगत में रखती है या एक जगत बना लेती है। उसको हम कह सकते हैं आत्मिक जगत या जीव जगत। ओके, सो ये जब होता है तो ये हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है। तो ये कैसे होता है कि बेसिकली हमारे बीच में जो है बेसिकली कि बाकी जीवों से अलग यही है कि हमारे अंदर मेमोरी स्टोर्ड होती है। ओके, तो हमारे शरीर में जो है या हमारे जीव में जो है वो मेमोरी स्टोर्ड होती है। तो ये स्टोर्ड मेमोरी एक जगत में जाती है, उसे हम जीवात्मा जगत कह सकते हैं, आत्मिक जगत कह सकते हैं, जीव जगत कह सकते हैं, अलग अलग शब्द से आप चाहे तो इसको पुकार सकते हैं। ओके, लेकिन कहने का अर्थ सिर्फ सिंपल सा यही है कि हम मानव में जो है वो मेमोरी को या अनुभव को संग्रहित करने की शक्ति है, या हम अनुभव को संग्रहित करते हैं, और इस वजह से हम एक जीवात्मा जगत या आत्मिक जगत बना लेते हैं। और अब तक हमने 2 पॉइंट के ऊपर बात कर ली थी कि पहले कहा हमने परमात्मा, ओके, या परम ऊर्जा। परम ऊर्जा से हमने कंडेंस फॉर्म में एक शरीर बना लिया, तो हमने उसको क्या कहा, अस्तित्व। सो परम ऊर्जा से हमारा अस्तित्व हुआ, अस्तित्व से जैसे ही हमने ये मनुष्य रूप धारण कर लिया तो हमने एक और नया जग बना लिया जिसे हम जीवात्मा जगत कह सकते हैं, जहां पर हमारी ये सारी मेमोरीज रिलेटेड चीजें वहां स्टोर हो गई है। तो ये हमें जो प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो वो हमारे ऊर्जा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, या हमारे शरीर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमें सारी जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमारे जीव जगत से या जीव से या जीवात्मा से। तो ये हमारे मेमोरीज जो है इसके वजह से हमारी ये प्रॉब्लम्स आती है। ओके, और इसके बारे में और गहराई में जानने की कोशिश करेंगे, और इसके वजह से हमारे शरीर में ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। तो हम कहते हैं कि ये ब्लॉक्स है, वो ब्लॉक है, और हर एक शरीर में अलग अलग ब्लॉक रहते हैं, और हर एक शरीर एक एक अलग अलग फंक्शन करता है, हर एक शरीर कुछ अलग अलग काम करता है, और उन शरीरों में हमें शुद्धता या प्यूरिटी लाने की बहुत जरूरी है। जब हम हैं तो लास्ट में हम वो निर्वाण के तरफ चले जाएंगे, वो निर्वाणिक बॉडी आ जाएगी हमारी। तो वो निर्वाणिक बॉडी जब भी आती है तो उस समय में सिर्फ फिर से 2 ही चीज या 2 ही कंपोनेंट बचते हैं। वो फिर से वही होता है कि आपकी परम ऊर्जा और आपका शरीर। वो जीवात्मा का जो संसार है, ओके, जगत है, उसको आप बहुत छोड़ देते हैं। तो यही एक एनलाइटेंड मास्टर की या एक निर्वाण प्राप्त हुए मानव की पहचान होती है कि वो जीवात्मा जगत से पूरी तरह से दूर हो जाता है, उसे मोह माया संसार से वो पूरी तरह से अलग हो जाता है। सो इस तरह से हम जो रिलेटेड होते हैं, तो हम क्या है, परम ऊर्जा है। परम ऊर्जा से हमें ये अस्तित्व मिला है। अस्तित्व में जो भी हमारी मेमोरी स्टोर्ड होती है अलग अलग बॉडीज में, तो वो सारी की सारी हम कह सकते हैं कि जीवात्मा जगत में है। तो जैसे जैसे हम इसको प्यूरिफाई करते जाएंगे हम अपने बॉडीज को, तो वैसे वैसे हमारा डिस्कनेक्शन होते जाएगा हमारा जीवात्मा जगत से, और हम एक प्योर फॉर्म में आ जाएंगे जहां सिर्फ हम उस चेतना के साथ रहेंगे। ओके, और उस चेतना से ही हम बने हैं, ये हमारा संकल्प होगा, यही हमारा मकसद होगा, फाइनल गोल हमारा यही होना है। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लैरिटी है। इसको थोड़ा सा और मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करता हूं तो थोड़ी सी और क्लैरिटी बढ़ेगी। तो हमारा जब मैं स्टार्टिंग से जाता हूं ताकि और क्लियर हो कि हम जब संसार बना, तो संसार बना तो हम कहते हैं कि ये शून्य से बना। ओके, ये एम्प्टीनेस से बना, तो ये एम्प्टीनेस है यहाँ पर है। तो ये शून्य से जब संसार बना तो इसमें जीव जगत बना, तो वो हमने कहा कि मिनरल वर्ल्ड हो गया। ओके, तो मिनरल वर्ल्ड से हम क्या आए, प्लांट किंगडम में आ गए। तो उससे हमारा आगे बढ़ गया कि जिसमें अगर हम आ गए पेड़ पौधे के बीच में आके, फिर हमने एक शरीर का फॉर्म लेना चालू किया। हमने पानी में रहना चालू किया, फिर पानी और धरती पे रहना चालू कर लिया, फिर हम प्राणी हो गए, तो वाइल्ड एनिमल हो गए। ओके, जो खतरनाक प्राणी हैं वो हो गए। फिर आहिस्ते आहिस्ते हम क्या हो गए, वो पालतू जानवर हो गए, और पालतू जानवर के बाद हमने मनुष्य का रूप लिया, लेकिन वो भी जानवर से रिलेटेड वाइल्ड एनिमल का रूप लिया। अगर ये पर्टिकुलर साइकिल अगर हम देखें तो यहां से हमने शुरुआत की, तो मिनरल वर्ल्ड, प्लांट किंगडम,
ओके, और हमने एक फॉर्म में ले लिया, शेप में ले लिया अपना जो भी है बॉडी को। तो हमने या तो वाटर में, पानी में रहना शुरू किया, पानी और धरती पर रहना शुरू कर लिया। फिर हमने एक वाइल्ड एनिमल के रूप में आ गए। फिर जाके हमने आहिस्ते आहिस्ते हम डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल के स्वरूप में आए, और फिर हम आ गए हैं वाइल्ड एनिमल। तो यहाँ से आप अगर देखते हैं तो शून्यता से निर्माण होने के बाद हमारे बीच में मिनरल वर्ल्ड में, ओके, या फिर प्लांट किंगडम में, या फिर एनिमल किंगडम पर हमारे बीच में जो था, यहां तक तो बेसिकली सिर्फ दो ही कंपोनेंट है। क्या थे? तो एक वो परम ऊर्जा थी और दूसरा एक अस्तित्व था। ओके, थर्ड प्रॉब्लम ये स्टार्ट कहां से हुआ? तो हम ये एनिमल किंगडम से समझ सकते हैं। हो गया ऐसे हम कह सकते हैं। ओके, जो मूलाधार चक्र है, सो फिजिकल बॉडी है। तो ये फिजिकल बॉडी का आगमन जो है वो हमारे एनिमल किंगडम से स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां तक हमें समझ थी, लेकिन जब हमने मानव रूप लेना स्टार्ट कर दिया तो हमने अपने अनुभव को जो है वो संग्रहित करना चालू कर दिया। तो जैसे ही हमने अनुभव को संग्रहित करना चालू कर दिया तो हमारा एक जीवात्मा जगत हो गया, और वो जीवात्मा जगत की वजह से हम वो कनेक्ट हो गए, और इसीलिए हमारे बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने चालू होते हैं, और वही हम लेसन सीखने की कोशिश करते हैं, हम उसको और ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इन चक्र और शरीर से हमारे बीच में बहुत सारे चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे हम उसको प्यूरिफाई करते हैं, जैसे जैसे हम उसको उसके ऊपर की मलिनता निकालते जाते हैं, ओके, वैसे वैसे हमारे जीवन की गाड़ी जो है वो आगे आगे बढ़ने लगती है। तो हम पहले तो फिर साधारण मनुष्य हो जाते हैं, फिर बुद्धिमान मनुष्य हो जाते हैं, मानव हो जाते हैं। फिर हमारे बीच में जैसे जैसे हमारी प्यूरिटी होती है, जैसे जैसे हमारे चक्र और हमारी ये बॉडीज है, ओके, सूक्ष्म शरीर से जो है उसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट या प्यूरिटी होने लगती है और उसके बारे में हमारे ज्ञान या अवेयरनेस बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हमारे अंदर बहुत सारी चेंजेस आने लगते हैं। तो हम बुद्धिमान मानव के बाद अलौकिक मानव इंसान हो जाते हैं। अलौकिक इंसान के बाद हम देव या दानव में गिने जाते हैं। देव और दानव के बाद हम वो सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, और वो सर्वशक्तिमान कौन है? फिर से हम वो शून्य है। तो ये हमारी साइकिल है बेसिकली। इस साइकिल में हम घूम रहे हैं। तो आज के दिन हम इस साइकिल में मानव रूप में आगे आ गए हैं, साधारण इंसान से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, जैसे जैसे हम अपने चक्र के ऊपर काम करते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारा मार्ग जो है वो और आगे होते जाएगा, और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। ओके, हमें कुछ नहीं करना है, हमें ये तीन ही जो चीज है जो पत्री जी हमेशा कहते हैं उनके ऊपर ही काम करना है, और उन्होंने बहुत आसान कर लिया है इसको समझने के लिए। यानी ये बहुत सा बड़ा सा ज्ञान के पीछे वो छोटी सी बातें हमें करनी है, तो हमारी बहुत सी यात्रा है वो अपने आप सफल हो जाएगी। तो कौन सा काम करना है? तो हमें पहले तो ध्यान करना है। ओके, सो ध्यान इज द बेस ऑफ एवरीथिंग। अगर हमने ध्यान कर लिया तो हमने बहुत सारे काम जो है वो अपने आप सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। सेकंड, हमें स्वाध्याय करना है। ओके, तो हमें क्या स्वाध्याय, यानी हमें श्रवण, चिंतन, मनन उस चीज के बारे में करना है जो आत्मा परमात्मा से रिलेटेड हो, जो हमारे जगत को आगे बढ़ाए। ओके, और तीसरा जो ऑप्शन है जो पत्री जी हमेशा कहते हैं, जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का एक मेजर हिस्सा है, वो है सज्जन सांगत्य। ओके, तो आप अपने ग्रुप ऐसे बना सकते हैं, आप जो अभी हम बैठ रहे हैं तो वो सज्जन सांगत्य ही है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान को शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये तीन पिलर्स जब हमारे स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ी बात होती है कि ये पिरामिड में अगर हम करते हैं तो हमारी ये तीनों को बूस्ट जो बोलता है, ये क्या कह सकते हैं कि मैं टर्बो पावर जो कहते हैं इंजन में लगते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए जो बूस्टिंग होता है वो पिरामिड से होता है। तो आप पिरामिड में अगर ये काम करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आपकी एनर्जी और मल्टीप्लाई हो जाती है, 3 गुना ज्यादा हो जाती है। तो हमें उस शून्यता तक पहुंचने के लिए या उस सर्वशक्तिमान के लिए पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान करना है, स्वाध्याय
तो ये जैसे जैसे हमारे बॉडीज में जो भी ब्लॉक्स है वो इम्प्रूव होते जाएंगे, वहां पर प्यूरिटी आती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जर्नी जो है वो आगे बढ़ती जाएगी और हम इस जर्नी में और आगे बढ़ते जाएंगे। इस जर्नी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि ये 7 लेयर्स के बारे में जानते हैं, तो हमें और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, अभी भी मैं शरीर तक नहीं आया हूं, मैंने सिर्फ अंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेयर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने 7 शरीर के बारे में फिलहाल तक मैं नहीं बात। तो ये हमारा फिजिकल फॉर्म है जिसे हम बॉडी कह सकते हैं। बॉडी में ब्रीथ है, जो ये हमारे लेयर्स है। सुनाई दे रहा? डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। हेलो? यस सर, परफेक्ट। हाँ, ओके ओके, फाइन। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि हम जहाँ थे वहां से शुरुआत। हेलो? हेलो? यस सर। यस, ओके। सो हमें थोड़ा सा नेटवर्क में इशू होगा, इस वजह से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है। ओके, सो हम यहाँ तक आ रहे थे कि जैसे भी हमारे शरीर के जो भी 7 बॉडीज के बारे में जैसे क्लैरिटी आती जाएगी, हमारे प्यूरिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। तो आप हम 7 लेयर्स जो है हमारे आत्मा के ऊपर जो लेयर्स है उनके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, ताकि और थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़े। हम विषय को जानने से पहले हम पूरी तरह से अपने दिमाग को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि हमें कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और हमें क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से रहे। तो ये पहली बात है। तो ये हमारा शरीर है जिसे हम फर्स्ट लेयर कह सकते हैं हमारे आत्मा का। उसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो हमारी सांसें हैं। ओके, सो फर्स्ट लेयर इज बॉडी, सेकेंड इज आवर ब्रीथ, जो मैं सांसें कह सकता हूँ, थर्ड इज अ माइंड जिसे मैं मन कहता हूँ। ओके, सो पहले हुआ शरीर, फिर हुई सांसें, फिर मेरा मन हो गया। ओके, फिर मैं कहूंगा कि मेरी बुद्धि हो गई। ओके, तो ये बुद्धि जो है वो बुद्धि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर इस फॉर्म में है तो, अच्छे मार्क पर है। ओके, और अगर वो थोड़ा सा इमैच्योर्ड है तो हमें अपने प्रोग्रेस में आगे बढ़ने नहीं देगी। नेक्स्ट इज द मेमोरी, जो मेरे शरीरों से रिलेटेड हो जाती है। आहिस्ते आहिस्ते वो आपको समझ में आएगा जब हम अपने 7 शरीर के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट इज द ईगो, और फिर हम लास्ट में आत्मा है। ओके, सो हमारे फिजिकल फॉर्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ये 4 है मेजरली। तो फूड, गुड स्लीप। ओके, तो हमारे बॉडी के अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए खाना हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है होता है। वो खाना किसी भी फॉर्म में हो सकता है, या तो आप फिजिकल फॉर्म में खाना हो सकता है। जो हमारे ऋषि मुनि लेते थे वो क्या करते थे, ऊर्जा के फॉर्म में खाना खा लेते थे, तो उनकी बॉडी जो है वो फंक्शन कर लेती थी। और आज के दिन में हम इसको गुड स्लीप कह सकते हैं, क्योंकि जो भी सोते हैं आप, 2 घंटे 3 घंटे अगर सोते हैं तो उस टाइम में बहुत शांति से सोना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब ध्यानी है। तो हमें वो नींद का ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है कि 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे, इतनी जरूरत नहीं होती। अगर 3 4 घंटे 6 घंटे भी अगर आप बहुत शांति से अगर सो लेते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी जो है वो हमेशा तंदुरुस्त रहेगी। और हमारे सांसों के लिए सबसे बड़ी बातें होती है, तो वो क्या है बेसिकली, जो है हमारा
प्राणायाम, ओके, जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज अगर हम कह सकते हैं, जो हमारे अष्टांग योग में हमने जब जाना था, बात चर्चा की थी, तभी भी हमने ये इस बारे में थोड़ी सी बातें की थी। तो प्राणायाम बहुत जरूरी हो जाता है। और मेडिटेशन जो है, वो मेडिटेशन से हमारे बाकी जो नीचे लिखे हुए चीजें हैं उनको अपने आप आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या ऐसे कह सकते कि वो अपने आप उस लेवल पे अलाइंड हो जाते हैं। सो मेडिटेशन से हमारे माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी, ईगो, ये काफी कुछ क्लैरिटी हो जाते हैं, उनमें सबसे क्लैरिटी मिल जाती है और वो अलाइंड हो जाते हैं। सो हमें, हमारे शरीर के लिए हमें खाना और अच्छे से सोना बहुत जरूरी होता है, और हमारे सांसों के ऊपर हमें काम करने से, प्राणायाम से बहुत फायदा हो जाता है, और मेडिटेशन ये सारी चीजों का एक हल है। तो हमारे आत्मा के ऊपर ये जो लहर है, इससे होता क्या है बेसिकली, अगर हम इसे प्रैक्टिस करते हैं तो हमें सबसे बड़ी फायदा ये हो जाता है कि हम किसी भी वायलेंस से फ्री हो जाते हैं। ये वायलेंस फ्री सोसाइटी हो जाएगी, ये पूरा जो संसार है वो किसी भी उपद्रव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा, जैसे ही हम अपने इन 7 लेयर्स के ऊपर काम करना चालू करेंगे, इनको प्योर करना चालू करते हैं, इनको शुद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें? पहले तो हम पूरी तरह से वायलेंस फ्री सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने शरीर को जो है वो डिजीज फ्री रख सकते हैं। हमारे दिमाग को किसी भी कंफ्यूजन से, किसी भी, कोई भी जो दिमाग में ऊपर नीचे होते रहता है, उससे हम बहुत अच्छे से शांत कर सकते हैं। ओके, हमारी बुद्धि में जो भी अड़चने होती है, या हमारी बुद्धि जो फर्क नहीं कर पाती है सही गलत में, अच्छे बुरे में, तो वो जो है वो अच्छे से कर लेती है, उसमें संकोचना नहीं होती है। ओके, सो वो बहुत जरूरी होता है कि वो संकोच नहीं रहती है बुद्धि में, तो वहां पर क्लैरिटी आ जाती है। हमारे मेमोरी जो है वो अपघात से या आघात से रिलेटेड नहीं होती, वो ट्रॉमा से रिलेटेड मेमोरी से हम बहुत ही सुकून फील कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है, हमारा जो सोल है वो हमेशा एनलाइटेंड वे में जॉयफुल रहता है। तो ये अगर हम इन चीजों पर काम करना चालू करेंगे तो अपने आप हमें ये बेनिफिट्स हो जाता है। और एक छोटी सी बात है कि 90% ऑफ इम्प्यूरिटीज हमारे अंदर जो है ना, वो ब्रीदिंग से होती है बेसिकली। तो हम जो सांसें लेते हैं उससे ही हमारे बीच में जो है 90% ऑफ इम्प्यूरिटीज आती है, और वो हमारे 30% ऑफ लंग्स का ही काम कर लेती है, यानी हमारे लंग्स सिर्फ 30% काम करते हैं उस इम्प्यूरिटी को लेते हुए। सो हमें वो ब्रीदिंग के ऊपर, यानी हमारे शरीर को अच्छा रखने के लिए हमें इसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल ले लूंगा कि मोबाइल फोन, जैसे हमारा ये मोबाइल फोन होता है, तो मोबाइल फोन में क्या लगता है, तो एक तो बैटरी डाउन होती है तो हमें चार्जर लगाना जरूरी हो जाता है, और सिम कार्ड से पैसे खत्म हो जाते हैं। ओके, तो उसको चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। तो ये मेडिटेशन जो है वो बेसिकली सिम को चार्जिंग करना जैसा है। तो मेडिटेशन से हमारा सिम चार्ज हो जाता है, तो हम किसी से भी कनेक्ट कर लेते हैं, हम किसी भी से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये सिम का चार्जिंग जो है वो मेडिटेशन से हो जाता है। और ये ब्रीदिंग से जो कि है, हमारी एनर्जी, ऊर्जा लेवल में आहिस्ते आहिस्ते बढ़ोतरी होती है। तो ये बहुत जरूरी है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है कि आप कैसे करते हैं। और मुझे इस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करनी है क्योंकि हम बहुत उस चीज से आगे बढ़ चुके हैं, हमें पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन ये मेडिटेशन को सिम कार्ड के मैं क्यों कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारे रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली वाइब्रेशंस होते हैं। ओके, तो हमारे जो वाइब्रेशंस है तो वो हमारे इमोशंस के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। अगर हमारे चार्जिंग ठीक से नहीं होती है तो हमारे इमोशन जो है वो अलग अलग तरीके से होते हैं। या तो आप कभी डिप्रेस रहेंगे, कभी आप बहुत गुस्से में रहते हैं, कभी आप किसी के ऊपर जलन करते हैं, कोई द्वेष होता है, घृणा होती है। तो इन सब चीजों में हम फंसते रहते हैं, और उसकी वजह से हमारे बीच में वो कंपन जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज में बढ़ते रहता है। तो अगर हम इनके ऊपर काम करेंगे, इन शरीर के ऊपर काम करेंगे, तो हमें बहुत ही क्लैरिटी होती जाएगी। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 10:15 हो गए हैं। अगर मैं ये टॉपिक चालू करूंगा तो मुझे और 1 घंटा लगेगा। एक काम करते हैं, हमने आज बेस लेवल क्लियर कर लिया है। हम अपना इस 7 शरीर के बारे में